तो स्टूडेंट्स मेरे यूजर आपका वेलकम करता हूं। और देखिए आज अपन सोल्व कर रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक का मॉडल पेपर सेकंड, यानी फर्स्ट मॉडल पेपर अपना हो गया था। और देखिए सेकंड मॉडल पेपर भी पूरा एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ये, यानी आपके 25 क्वेश्चन जीके के हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी के और 60 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के। तो देखिए दोस्तों, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, गीत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगने से संगीत शब्द बना है। किसमें दोस्तों? जो गीत शब्द है, गीत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है जिससे संगीत बना है, यानी आपको संगीत में उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पहले लगते हैं। तो आप बताइए दोस्तों, ऑप्शन में से देखिए सन, सम, मम, अन। तो देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग है? संगीत में कौन सा उपसर्ग है? संगीत में है दोस्तों सम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है संगीत में? संगीत में सम उपसर्ग है। आगे देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन है कि देखिए फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं। देखिए फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं वो बताना। देखिए शस्त्र, अस्त्र, कवच, ढाल। तो फेंक कर जो हथियार चलाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अस्त्र। क्या बोलते हैं? अस्त्र। और जो हाथ से पकड़कर चलाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शस्त्र। हाथ से पकड़कर कौन से हथियार चलाए जाते हैं? जैसे कि आपकी तलवार हो गई, तलवार हाथ से पकड़ के चलाई जाती है तो वो क्या आएगी? कौन से हथियार में आएगी? शस्त्र में। जबकि फेंक कर आती है दोस्तों, जैसे त्रिशूल हो गए, आपके भाला हो गए, ये जो फेंक कर यानी दूर से फेंक कर जो चलाए जाते हैं उन्हें अपन अस्त्र बोलते हैं, और जो हाथ से पकड़ कर चलाए जाते हैं उन्हें अपन शस्त्र बोलते हैं। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो सबको पता होगा दोस्तों इसका तो राइट आंसर अजात शत्रु, शत्रुजीत, अजन्मा, आजने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं हो उसे अपन अजात शत्रु बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों अपना आगे वाला क्वेश्चन, नयन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। देखिए जो नयन है, ये देखिए नयन, इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है ने प्लस अन, सेकंड है न प्लस अन, और थर्ड है न प्लस यन, और फोर्थ ऑप्शन है नए प्लस न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? नयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अन। क्या होगा? ने प्लस अन। और इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? नयन में कौन सी संधि है? इसमें है दोस्तों अयादी संधि। कौन सी संधि है? अयादी संधि है। ने प्लस अन क्या बन गया? नयन। अयादी संधि है दोस्तों। देखिए ए क्या है दोस्तों? ए प्लस ए, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? अये। क्या हो गया दोस्तों इनके स्थान पे? अये हो गया। क्या हो गया? अये। तो क्या मिल गया फिर दोस्तों? ने प्लस अन से नयन। अये हो गया दोस्तों, ये हो गया उसके स्थान पर, तो क्या बन गया दोस्तों? नयन। आपको ध्यान रखना अयादी संधि है इसमें। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में आपको समास बताना है। ऑप्शन देखिए द्विगु, द्वंद्व, बहुवीर्य, क्रमधारय। तो दोस्तों नीलकंठ, नीलकंठ में क्या है दोस्तों? जिसका नीला है कंठ, यानी दोस्तों तीसरा पद इसमें प्रधान है। तो दोस्तों इसका क्या होगा राइट आंसर? बहुवीर्य समास। जिसका तीसरा पद प्रधान हो, यानी दोस्तों कोई अलग ही फर्स्ट पद प्रधान नहीं हो, सेकंड भी नहीं हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, तो उसको बोलते हैं अपन बहुवीर्य समास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बहुवीर्य समास। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हार शब्द में आ उपसर्ग लगने से आहार शब्द बना है, जिसका अर्थ है भोजन। जबकि हार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाए जिसका उसका अर्थ हो जाए छोड़ना। तो दोस्तों आपको लगाना है हार शब्द में ऐसा कोई उपसर्ग लगाना है इनमें से जिससे उसका अर्थ क्या हो जाए? छोड़ना। क्या हो जाए दोस्तों? छोड़ना। तो देखिए दोस्तों, उप, वी, प्रति, परि। तो दोस्तों क्या लगेगा? परिहार। परिहार का मतलब क्या होता है? छोड़ना। हार शब्द में क्या जुड़ जाएगा? परि। यदि परि परि जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा परिहार, और परिहार का मतलब क्या होता है? छोड़ना। क्या होता है दोस्तों परिहार का मतलब? परिहार का मतलब होता है छोड़ना। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पुराण में एक प्रत्यय लगाने पर सही शब्द रूप होगा। देखिए दोस्तों जो पुराण दे रखा है, इस पुराण में अपन यदि एक प्रत्यय लगाते हैं तो सही शब्द रूप क्या होगा? देखिए पुराणिक, पौराणिक, पुराणिक। और दोस्तों यहाँ पे एक सिंगल मात्रा है दोस्तों पौराणिक में, डबल मात्रा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिंगल मात्रा है दोस्तों। क्या है? सिंगल मात्रा है। तो अब बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पुराण में एक प्रत्यय लगने पर कौन सा सही शब्द होगा दोस्तों? क्या बनेगा दोस्तों? शुद्ध रूप। यह बनेगा दोस्तों पौराणिक, यानी डबल मात्रा, सिंगल मात्रा नहीं, डबल मात्रा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आठवां, नीचे कुछ शब्दों के पर्यायवाची लिखे गए हैं, इनमें से शुद्ध विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों ये आप देख लीजिए, इनमें से शुद्ध विकल्प बताना है। देखिए पुष्प दे रखा है, पुष्प का देखिए सुमन, नीरज, फूल, कुसुम, वनज। तो दोस्तों ये तो गलत हो गया। देखिए सूर्य के दे रखे भास्कर, भानु, रवि, शशि, सुधाकर। तो दोस्तों इसमें भी गलत है। देखिए आगे रात्रि, रात्रि के दे रखे निशा, चौला, यामिनी, सौदामिनी, राका। तो दोस्तों ये भी इसमें गलत है कुछ। अब देखिए आकाश, आकाश का दोस्तों नभ, गगन, व्योर, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष। तो दोस्तों ये वाला यानी फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। आकाश के ये सब पर्यायवाची है। आकाश के पर्यायवाची क्या क्या है? नभ, गगन, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द गणेश के लिए नहीं है? देखिए दोस्तों इनमें से बताना है, जो ये शब्द दे रखे हैं इनमें से कौन सा शब्द गणेश के लिए नहीं है। तो देखिए लंबोदर, मयूरध्वज, विनायक, एकदंत। तो दोस्तों कौन सा शब्द है जो गणेश के लिए नहीं है? तो दोस्तों मयूरध्वज। क्या है दोस्तों? मयूरध्वज है, ये गणेश के लिए नहीं है। बाकी देखिए लंबोदर, विनायक, एकदंत, ये सब क्या है? गणेश जी के पर्यायवाची है। आगे देखिए दोस्तों, आस्तिक का विलोम शब्द होगा, ये भी सबको पता है दोस्तों। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? आस्तिक का नास्तिक। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए इनमें से नहीं दोस्तों, 11वां क्वेश्चन अपना देखिए पहले, तरनी
और तरणी शब्द, देखिए दोस्तों इनका आपको युग्म अर्थ बताना है। देखिए तरणी दोस्तों, इसके एक तरफ क्या है दोस्तों, छोटी मात्रा, एक तरफ है दोस्तों ऐसे और दूसरी तरफ है बड़ी, यानी फर्स्ट वाला ऐसे और सेकंड वाला ऐसे। अब इनमें से क्या करना है दोस्तों, आपको इनका सही अर्थ बताना है। दोस्तों ये क्या है, युग्म अर्थ, दोस्तों इनका सही अर्थ युग्म बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन नाव सूर्य, युवती नाव, सूर्य युवती, सूर्य नाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए दोस्तों एक तो है तरणी यानी छोटी मात्रा है ई की, एक में है बड़ी तरणी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो तरणी है, यानी दोस्तों जो छोटी मात्रा वाला है इसका अर्थ होता है सूर्य, जबकि जो बड़ी मात्रा वाला है ये वाला तरणी इसका अर्थ होता है नाव। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए तरणी में यदि छोटी मात्रा है तो उसका अर्थ होगा सूर्य, और यदि तरणी बड़ी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो उसका अर्थ हो जाएगा नाव। क्या हो जाएगा, नाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ वाला। देखिए दोस्तों आगे वाला 12वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए इनमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग को माना जाता है, तूफान के बावजूद जहाज समुद्र तैर ही गया। देखिए या तो आप कहिए वरना मैं फरमा देता हूँ, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। तो देखिए दोस्तों वाक्य को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि इनमें से शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। तो देखिए इनमें से शुद्ध कौन सा है, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। क्या है, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ये वाक्य शुद्ध है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो देखिए चिन्ह, हृदय, उज्ज्वल, अंतर्गत। तो दोस्तों कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, उज्ज्वल। यह है उज्ज्वल है, ये गलत लिखा हुआ है। उज्ज्वल ऐसे नहीं होता है। उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होता है दोस्तों, उज्ज्वल का शुद्ध रूप होता है दोस्तों जो ये वह है, इसके देखिए ऐसे ज है जुड़ा हुआ रहेगा। तो दोस्तों ये उज्ज्वल का शुद्ध रूप है। देखिए इसमें ज पूरा है, जबकि ज है आधा ही आएगा दोस्तों, दोनों ज आधा ही आएंगे, इसमें पूरे ज नहीं आएंगे, दोनों ज आधे आएंगे। तो देखिए इसका जो दोस्तों राइट आंसर ये होगा उज्ज्वल, यानी दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है। बाकी चिन्ह, हृदय और अंतर्गत ये तीनों सही लिखे गए हैं। तो देखिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों कौन सा शुद्ध अशुद्ध वाले शब्दों में आपको अच्छे से शब्दों की पकड़ रखनी है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है इनमें। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एक्नॉलेजमेंट अंग्रेजी भाषा के शब्द के समक्ष हिंदी शब्द होगा। देखिए दोस्तों जो एक्नॉलेजमेंट है इसका दोस्तों हिंदी में आपको अर्थ बताना है। हिंदी में दोस्तों एक्नॉलेजमेंट का अर्थ क्या होगा। तो देखिए आप ऑप्शन देख लीजिए, समायोजन, पावती, तथर्थ, आनुषंगिक। तो दोस्तों एक्नॉलेजमेंट क्या होता है दोस्तों, एक्नॉलेजमेंट होता है दोस्तों पावती। पावती मतलब दोस्तों, पावती का मतलब होता है दोस्तों स्वीकृति। क्या होता है दोस्तों, स्वीकृति। क्या बोलते हैं, पावती को अपन स्वीकृति भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है पावती, और पावती को अपन बोलते हैं स्वीकृति। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आग से खेलना मुहावरे का सार्थक प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। किससे, आग से खेलना मुहावरे का सार्थक प्रयोग किस वाक्य में हुआ। देखिए बच्चों ने देखा कि मदारी आग से खेल रहा है, बच्चों को आग से खेलना देखकर हम स्तब्ध रह गए। बच्चों को आग से खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बचपन से ही भगत सिंह क्रांतिकारी नारे लगाकर मानो आग से खेल रहा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फोर्थ। क्या होगा, बचपन से ही भगत सिंह क्रांतिकारी नारे लगाकर मानो आग से खेल रहा था। ये दोस्तों सही वाक्य है। आगे वाला देखिए, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का मुख्यालय आपको बताना है, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, जयपुर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उदयपुर। क्या होगा दोस्तों, उदयपुर। देखिए जो खान एवं खनिज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे, उदयपुर में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों अपना आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु त्रिकोण के अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। किसके अंतर्गत दोस्तों, मरु त्रिकोण के अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इनमें से है जालोर है, ये देखिए मरु त्रिकोण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, बाकी ये 3 जिले सम्मिलित है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की शुरुआत किस जगह से की गई थी। देखिए मनरेगा की शुरुआत बतानी है, राजस्थान में कहाँ से हुई थी। तो देखिए माकड़देव ग्राम पंचायत से, ओसिया ग्राम पंचायत से, कोलायत ग्राम पंचायत से, वल्लभनगर ग्राम पंचायत से। तो दोस्तों कहाँ से हुई थी जो मनरेगा की शुरुआत है 2 फरवरी 2006 को राजस्थान में कहाँ से हुई थी, ये हुई थी दोस्तों कहाँ से, माकड़देव ग्राम पंचायत। और दोस्तों माकड़देव ग्राम पंचायत कहाँ पे है, ये है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पे है, उदयपुर में। आपको ध्यान रखना है उदयपुर की जो माकड़देव ग्राम पंचायत है वहां से देखिए 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की शुरुआत हुई थी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन समय में कोकण, क्या है दोस्तों, प्राचीन समय में कोकण तीर्थ के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था। देखिए क्या बताना आपको, प्राचीन समय में कोकण तीर्थ के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था। तो देखिए ऑप्शन त्रिपुरी सुंदरी, पुष्कर, ऋषभदेव जी, रणकपुर। तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध था दोस्तों, पुष्कर। कौन सा स्थान प्रसिद्ध था, पुष्कर। किसके लिए, कोकण तीर्थ के नाम से पुष्कर प्रसिद्ध था। आगे वाला देखिए दोस्तों अपना, 100 द्वीपों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए 100 द्वीपों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, करौली। तो देखिए 100 द्वीपों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है दोस्तों बांसवाड़ा को। बांसवाड़ा है उसको देखिए 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों 15 क्वेश्चन अपने हिंदी के हो गए थे और ये अपने जीके के चल रहे हैं। जीके के भी अपन ने देखिए 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कबीर के नाम से किन्हें जाना जाता है। देखिए राजस्थान के कबीर के नाम से किन्हें जाना जाता है वो बताना है, संत दादू, संत लालदास जी, रैदास, संत चरणदास जी।
तो किन्हें जाना जाता है दोस्तों, संत दादू दयाल जी है, उन्हें देखिए राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, तेजाजी का पशु मेला किस जिले में लगता है? तो सबको पता होगा तेजाजी का पशु मेला है कहाँ लगता है, तेजाजी का पशु मेला नागौर में लगता है। नागौर में कहाँ, पर्वतसर नागौर में, आपको ध्यान रखना है तेजाजी का पशु मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में करणी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? देखिए करणी माता का मंदिर भी सबको पता होगा कहाँ है, देशनोक बीकानेर में। कहाँ पे है दोस्तों करणी माता का मंदिर, देशनोक बीकानेर में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? देखिए बनी ठनी किस शैली से संबंधित है वो बताना है, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली। तो दोस्तों बनी ठनी है ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किससे दोस्तों, बनी ठनी है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है, किशनगढ़ शैली से। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, डोला मारूरा दोहा ग्रंथ के रचयिता कौन है? देखिए डोला मारूरा ग्रंथ के रचयिता आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए आप दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, करणीदान कविया, कवि कलोल, जोधराज और देखिए पद्मनाथ। तो दोस्तों डोला मारूरा दोहा ग्रंथ के रचयिता कौन है, कवि कलोल। कौन है दोस्तों, कवि कलोल है डोला मारूरा दोहा ग्रंथ के रचयिता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, विजय सिंह पथिक का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? तो देखिए विजय सिंह पथिक का संबंध किससे है, बिजोलिया किस आंदोलन, एकी आंदोलन, भगत आंदोलन, शुद्धि आंदोलन। कौन से आंदोलन से दोस्तों विजय सिंह पथिक का संबंध, वो है दोस्तों बिजोलिया के किसान आंदोलन से। किससे है, बिजोलिया का जो आंदोलन था उसका संबंध है दोस्तों विजय सिंह पथिक का। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, सूर्य नगरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? किसके नाम से, सूर्य नगरी। देखिए जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो दोस्तों आपको बताना सूर्य नगरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है। कौन सा शहर विख्यात है दोस्तों सूर्य नगरी के नाम से, वो है दोस्तों जोधपुर। कौन सा है, सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर प्रसिद्ध है। और जोधपुर को किसके नाम से जाना जाता है, और ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जोधाना के नाम से भी दोस्तों जोधपुर को जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, जोधाना भी जोधपुर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लू सिटी बोलते हैं, जोधाना बोलते हैं। इसके अलावा सूर्य नगरी, आपको ध्यान रखना है, सूर्य नगरी जोधपुर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सूर्य नगरी जोधपुर को बोलते हैं। आगे वाला देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है? देखिए इनमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जो राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, ढोल नृत्य, अग्नि नृत्य, लावणी नृत्य, गैर नृत्य। तो दोस्तों कौन सा इसमें ऐसा लोक नृत्य जो राजस्थान का नहीं है? तो देखिए ढोल भी है, अग्नि भी है और गेर भी है। तो कौन सा दोस्तों, लावणी नृत्य है, ये राजस्थान का नहीं है दोस्तों। ये कहाँ का है दोस्तों, ये महाराष्ट्र का नृत्य है दोस्तों। कहाँ का है, महाराष्ट्र का दोस्तों लावणी नृत्य है। आपको ध्यान रखना है, डोल नृत्य, अग्नि नृत्य और गेर नृत्य है ये राजस्थान के, और लावणी नृत्य महाराष्ट्र का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबको पता होगा, जैसलमेर है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका संबंध अजमेर से नहीं है? देखिए अजमेर से इनमें से किसका संबंध नहीं है? आना सागर, विजय स्तंभ, 2.5 दिन का झोपड़ा, ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह। तो देखिए किसका संबंध नहीं है इसका दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का संबंध किससे है दोस्तों, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है दोस्तों विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ में। जबकि आना सागर, 2.5 दिन का झोपड़ा, ख्वाजा मुइनुद्दीन जी की दरगाह दोस्तों ये कहाँ है, ये अजमेर में है। जबकि देखिए विजय स्तंभ है कहाँ है दोस्तों, ये है चित्तौड़ में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? देखिए राजस्थान राज्य अपना वर्तमान स्वरूप में कब आया था वो बताना आपको। ऑप्शन देखिए, 1 नवंबर 1954, 1 नवंबर 1955, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1957। राइट आंसर क्या होगा, 1 नवंबर 1956। क्या होगा, 1 नवंबर 1956 में राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की थर्मोपोली के नाम से किस जगह को प्रसिद्ध है? देखिए थर्मोपोली के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है वो बतानी है। हल्दीघाटी, डींग, तारागढ़, किराड़ू। कौन सी जगह प्रसिद्ध है दोस्तों हल्दीघाटी के नाम से? हल्दीघाटी के नाम से हल्दीघाटी प्रसिद्ध है। कौन सी जगह है, हल्दीघाटी है, वो हल्दीघाटी के नाम से प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों, थर्मोपोली के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है, हल्दीघाटी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान का कौन सा नगर है जहाँ कोई भी नदी नहीं है? देखिए ऐसा नगर बताना है जहाँ एक भी नदी नहीं है। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो दोस्तों कौन सा नगर है जहाँ देखिए कौन सा जिला है राजस्थान का जहाँ एक भी नदी नहीं है? तो दोस्तों बीकानेर। कहाँ पे दोस्तों, बीकानेर और चूरू। आपको ध्यान रखना है, बीकानेर और चूरू में एक भी नदी नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। देखिए कोठारी नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है, मांडलगढ़, हरिपुरा, गोरिया, दिवेर। तो दोस्तों कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, दिवेर। और दोस्तों दिवेर कहाँ पड़ता है, दिवेर पड़ता है दोस्तों राजसमंद में। आपको ध्यान रखना है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, दिवेर, राजसमंद में। कहाँ पे है दोस्तों, दिवेर, राजसमंद से होती है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिलेनियम प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगस्त 2008 में भारत का पहला मिलेनियम विलेज किस गांव को चुना था? देखिए दोस्तों क्या बताना है, अब आपको बताना है दोस्तों, भारत का पहला मिलेनियम विलेज बताना है। क्या बताना है, भारत का पहला मिलेनियम विलेज बताना है। तो देखिए कोठारिया, अमरापुरा, चावंड, झाडोल। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों 36वें क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमरापुरा। क्या होगा, अमरापुरा है, ये भारत का पहला मिलेनियम विलेज था। और दोस्तों अमरापुरा कहाँ पड़ता है, अमरापुरा गांव है दोस्तों चूरू में। कहाँ पे दोस्तों, चूरू जिले में है अमरापुर जिला। कहाँ पे है दोस्तों, अमरापुर जो गाँव है चूरू जिले में है। तो आपको ध्यान रखना है, अमरापुरा जिला कहाँ पे, चूरू में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना 37वां क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला जिला बताना है। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है इनमें से? ऑप्शन देखिए,
जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले की है? जैसलमेर की। आपको ध्यान रखना है जैसलमेर की है सबसे कम जनसंख्या, जबकि देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर ही है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? देखिए राज्य पुष्प बताना है आपको, तो ऑप्शन आप देख लीजिए, कमल, रोहिड़ा, गुलाब, गेंदा। तो राज्य पुष्प कौन सा है दोस्तों? राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प दोस्तों रोहिड़ा। जबकि देखिए राज्य पशु पूछ ले तो राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु चिंकारा और ऊंट है, जबकि राज्य पुष्प रोहिड़ा है। आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों आप, राजस्थान में भूरी क्रांति किसका उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है? भूरी क्रांति किसका उत्पादन बढ़ाती है दोस्तों? खाद्य प्रसंस्करण का। किसका? खाद्य प्रसंस्करण का। राजस्थान में निम्न में से कौन सी गाय की प्रजाति नहीं पाई जाती? इनमें से बतानी है ऐसी कौन सी गाय की प्रजाति है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती? सूरती, गिर, नागौरी, हरियाणवी। तो देखिए गिर, नागौरी और हरियाणवी है ये, तो देखिए राजस्थान में गाय की नस्ल है, जबकि देखिए सूरती है भैंस की नस्ल है। तो देखिए ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरती है ये भैंस की नस्ल है, ये गाय की नस्ल नहीं है। सूरती का आपको पता होगा दराती आकार के सींग होते हैं और ये भैंस की नस्ल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, देखिए ये हो गया। तो दोस्तों आपको पेपर का लेवल थोड़ा ईजी लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये 2013 का जो कृषि पर्यवेक्षक का हुआ था एग्जाम दोस्तों एमपीयूटी यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसका दोस्तों ये पेपर है। और देखिए आपने देख लिया होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आपके ज़्यादा कोई हाई लेवल नहीं पूछा जाता दोस्तों, बेसिक बिल्कुल आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहले 2013 का पेपर है जिसको देखिए मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। अब अपन आगे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों अपने अब एग्रीकल्चर का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र भारतवर्ष के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? देखिए 0.54 और 10.4, 15.4 और 20.4। तो दोस्तों राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा 10.4%। कितना प्रतिशत है दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल? भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के 10.4% है दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल। आगे वाला देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान का कृषि जलवायु खंड फोर्थ बी क्या है? देखिए दोस्तों इनमें से आपको फोर्थ बी बताना है। तो देखिए शुष्क मैदानी क्षेत्र, शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र और बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो देखिए राजस्थान का कृषि जलवायु खंड फोर्थ बी बताना है। तो देखिए फोर्थ बी को क्या बोलते हैं? फोर्थ बी को बोलते हैं दोस्तों अपन आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ बी को बोलते हैं पर आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जिले दोस्तों इसमें आते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो शुष्क मैदानी क्षेत्र है, शुष्क मैदानी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पश्च सी। जो शुष्क मैदानी क्षेत्र है इसमें आते हैं दोस्तों पश्च सी। इसके अलावा लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है, इसको बोलते हैं दोस्तों सेकंड बी। कौन सा जलवायु खंड? सेकंड बी। आपको पता होगा राजस्थान में 10 जलवायु खंड है। तो देखिए लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र उसको बोलते हैं सेकंड बी, जबकि ये हो गया दोस्तों फोर्थ बी आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। जबकि बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र है इसको बोलते हैं दोस्तों थर्ड बी। क्या बोलते हैं? थर्ड बी। बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अपन थर्ड बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड बी। तो दोस्तों ये अपना हो गया सेकंड क्वेश्चन। आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल क्षारीय एवं लवणीय मृदा से ग्रसित है? देखिए दोस्तों आपको बताना है क्षारीय और लवणीयता मृदा से ग्रसित राजस्थान का क्षेत्रफल। ऑप्शन देखिए 5.6 लाख हेक्टर, 7.8 लाख हेक्टर, 10.6 लाख हेक्टर और 12.8 लाख हेक्टर। तो दोस्तों कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 10.6 लाख हेक्टर। कितना दोस्तों? 10.6 लाख हेक्टर। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने में किसका प्रयोग होता है? देखिए अम्लीय भूमि को सुधारने में किसका प्रयोग होता है? सबको पता होगा अम्लीय भूमि को सुधारने में चूना का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों? चूने का प्रयोग होता है अम्लीय भूमि को सुधारने में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत भूमि को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? दोस्तों भूमि को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है वो बताना है। 5, 8, 10, 12। तो दोस्तों कितनी श्रेणियों में भूमि को विभाजित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है 8 में। कितनी में? भूमि को देखिए दोस्तों 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। भूमि को कितनी श्रेणियों में? 8 श्रेणियों में। आगे वाला देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक सामान्य जल संग्रहण रचना है। देखिए शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक सामान्य जल संग्रहण रचना बतानी है आपको। इनमें से एनीकट, खड़ीन, खेतकुंड, तालाब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खड़ीन। क्या शुष्क क्षेत्रों के लिए है? खड़ीन है जल संग्रहण का अच्छी रचना है दोस्तों। क्या खड़ीन से जल संग्रहण करते हैं शुष्क क्षेत्रों में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? कार्बनिक उर्वरक बताना है दोस्तों अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, डीएपी। तो दोस्तों इनमें से कार्बनिक उर्वरक कौन सा है आपको बताना है दोस्तों। इनमें से कार्बनिक उर्वरक, तो दोस्तों कार्बनिक उर्वरक कौन सा है? यूरिया है। कौन सा है दोस्तों? यूरिया। और दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए दोस्तों अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? एजेटोबैक्टर। किसके द्वारा होता है दोस्तों? एजेटोबैक्टर। जबकि एजोला का प्रयोग धान में होता है। और दोस्तों राइजोबियम दलहनी फसलों में, किसमें दोस्तों? राइजोबियम दलहनी
फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? एजोला धान में, और एजेटोबैक्टर है ये करता है दोस्तों कौन सी में? अनाज वाली फसलों में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई के स्रोत। दोस्तों राजस्थान में अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई के स्रोत बताना है, तो देखिए तालाब, नहरें, नदियां, कुएं, नलकूप। तो दोस्तों राजस्थान में सिंचाई के स्रोत क्या है दोस्तों? राजस्थान में दोस्तों कुएं और नलकूप से अधिकतम सिंचाई होती है। किसमें दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं और नलकूप से। जबकि भारत की बात करें, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? भारत में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से होती है। किससे होती है दोस्तों? नहरों से। और भारत में पूछ ले तो नहरें, और राजस्थान में कुएं और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सफेद दाने वाली मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? देखिए दोस्तों, सफेद दाने वाली मक्का की उन्नत किस्म बतानी है। माही कंचन, गंगा 11, नवजोत, गंगा सफेद। तो दोस्तों सफेद दाने वाली मक्का की किस्म कौन सी है? गंगा सफेद। कौन सी है दोस्तों? गंगा सफेद है। गंगा सफेद ये सफेद दाने वाली मक्का की किस्म है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में सरसों बुआई की औसत बीज दर बताइए। दोस्तों राजस्थान में सरसों की बीज दर बतानी है, औसत बीज दर पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए सरसों की औसत बीज दर कितनी होती है दोस्तों? सरसों की औसत बीज दर रखते हैं अपन दोस्तों 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर। कितने रखते हैं सरसों की औसत बीज दर? 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर। फ्रेंड्स देखिए अपना आगे वाला क्वेश्चन है, मूंग फसल में प्रति हेक्टेयर उचित पौधों की संख्या। देखिए मूंग की फसल में उचित पौधों की संख्या बताना है प्रति हेक्टेयर। 66,000, 1,20,000, 2,40,000, 3,33,000। तो देखिए मूंग की जो फसल होती है दोस्तों उसमें पौधों की संख्या रखते हैं 3,33,000। कितनी होती है दोस्तों? 3,33,000 प्रति हेक्टेयर मूंग में पौधों की संख्या होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, वृक्षों एवं घास को एक साथ उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, एग्रोफोरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, सिल्वीपेस्ट्रल, फार्म फॉरेस्ट्री। तो देखिए वृक्षों और घास को एक साथ उगाने को क्या बोलते हैं? सिल्वीपेस्ट्रल। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिल्वीपेस्ट्रल। इसके अलावा देखिए दोस्तों, फसल के साथ पेड़ या झाड़ियां, क्या दोस्तों? फसल के साथ यदि अपन झाड़ियों को उगाएंगे तो उसको बोलेंगे एग्रोफोरेस्ट्री। क्या बोलेंगे? फसल के साथ यदि अपन झाड़ियों को उगाएंगे या पेड़ों को उगाएंगे तो उसको एग्रोफोरेस्ट्री बोलेंगे। जबकि वृक्ष एवं घास को यदि अपन एक साथ उगाते हैं तो उसको अपन सिल्वीपेस्ट्रल बोलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, गेहूं की फसल में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था बतानी है। तो देखिए शीर्ष जड़ जमने के समय, फूटान पर, बाली आने पर, दूधिया अवस्था पर। तो दोस्तों गेहूं की फसल की मुख्य क्रांतिक अवस्था क्या है? शीर्ष जड़ें जमने के समय। शीर्ष जड़ें जमने के समय सियारा स्टेज भी बोलते हैं जिसे। कब दोस्तों? 21 दिन बाद आती है ये। कब दोस्तों? 21 दिन बाद आती है ये गेहूं की सिंचाई की अवस्था है मुख्य। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? दोस्तों सोयाबीन का बोटेनिकल नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स, और सोयाबीन का ओरिजिन चाइना है दोस्तों, चीन। तो सोयाबीन में आपको तेल बताना है 20%, 40%, 30%, 50%। तो सोयाबीन में कितने परसेंट तेल होता है सबको पता होगा। देखिए सोयाबीन क्या है? दलहनी और तिलहनी दोनों फसलों में सोयाबीन को शामिल किया जाता है। तो देखिए सोयाबीन में 20% तेल पाया जाता है। कितना? 20% तेल। जबकि प्रोटीन की बात करें तो 40% सोयाबीन में प्रोटीन होता है। कितना परसेंट प्रोटीन होता है सोयाबीन में? 40। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए सोयाबीन को दलहनी और तिलहनी दोनों फसलों में शामिल किया जाता है, और सोयाबीन में 20 से 22% तो तेल होता है, जबकि 40 से 42% प्रोटीन होती है। कितनी? 40 से 42% प्रोटीन होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शाकनाशी का मक्का, उड़द, अंतःसस्यन में प्रयोग करना चाहिए? दोस्तों ऐसा कौन सा शाकनाशी है जिसका उपयोग मक्का, उड़द के जो अंतःसस्यन होते हैं उनमें अपन प्रयोग कर सकते हैं? 2,4-D, आइसोप्रोटिरोन, एट्राजिन, स्टोम्प। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्टोम्प। क्या दोस्तों? स्टाम्प होता है। स्टाम्प का उपयोग दोस्तों अपन है जो मक्का और उड़द का अंतःसस्यन है उसमें अपन इसका यूज कर सकते हैं। किसमें दोस्तों? स्टाम्प पे। स्टाम्प का यूज कर सकते हैं। बाकी देखिए जो चौड़ी पत्ती वाले वीड होते हैं उनके लिए 2,4-D का यूज करते हैं, और 2,4-D का पूरा नाम होता है दोस्तों 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो दोस्तों अपना आगे वाला क्वेश्चन है, भूमि समतुल्यांक अनुपात किसका निर्धारण बिंदु है? देखिए भूमि समतुल्यांक अनुपात है ये किसका निर्धारण बिंदु है? एकल फसल खेती का, अविराम खेती का, मिश्रित खेती का, क्रमबद्ध खेती का? तो देखिए भूमि समतुल्यांक अनुपात है ये मिश्रित खेती का निर्धारण बिंदु है। किसका दोस्तों? मिश्रित खेती का निर्धारण बिंदु है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, संकुल मक्का का प्रमाणित बीज उगाने के लिए मक्का के एक खेत से दूसरे खेत की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों आपको बताना है संकुल मक्का का यदि अपन को प्रमाणित बीज उगाना है तो मक्का के एक खेत से दूसरी खेत की दूरी कितनी रखते हैं वो आपको बताना है। तो दोस्तों कितनी रखते हैं? देखिए 25 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है 25 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर, 100 मीटर। तो कितनी दूर रखते हैं दोस्तों? 100 मीटर। कितनी रखते हैं दोस्तों? 100 मीटर। आगे वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, सुरक्षित अनाज भंडारण हेतु दाने में नमी कितनी प्रतिशत रखते हैं? दोस्तों सुरक्षित अनाज का यदि अपन को भंडारण करना है तो दोस्तों दानों में कितनी परसेंट नमी अपन रखते हैं? 8 से 10%, 12 से 15%, 15 से 18%, 18 से 20%। तो दोस्तों कितनी नमी रखते हैं दोस्तों? ये रखते हैं दोस्तों 8 से 10%। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 से 10% दोस्तों अपन है अनाज में भंडारण के लिए नमी रखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में कौन सी राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है? दोस्तों कृषि विज्ञान केंद्र
जल संग्रहण क्षेत्र प्रबंध और आत्मा NATP। तो दोस्तों ये 2013 का पेपर है दोस्तों। तो दोस्तों उस टाइम दोस्तों आत्मा योजना है। आत्मा योजना कृषि विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना थी दोस्तों 2013 के टाइम। आत्मा योजना क्या थी दोस्तों? किसानों को दोस्तों नई नई तकनीक का ज्ञान देते हैं, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी उनको समझाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, भारत में वर्तमान में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल है। दोस्तों भारत में वर्तमान में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल बताना है। 12 मिलियन हेक्टर, 15 मिलियन हेक्टर, 17 मिलियन हेक्टर और 20 मिलियन हेक्टर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 21वें क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 12 मिलियन हेक्टर। लेकिन दोस्तों ये 2012 के अकॉर्डिंग है। कब दोस्तों? 2012-13 के अकॉर्डिंग है। अभी दोस्तों ये काफी बढ़ गया है, लगभग 20-25 मिलियन हेक्टर के लगभग दोस्तों ये क्षेत्रफल हो गया है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों स्कर्वी नामक रोग आपको बताना है। तो देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों स्कर्वी नामक रोग है विटामिन सी की कमी से होता है। किससे दोस्तों? विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है दोस्तों? बारबेडेस चेरी में पाया जाता है। इसके अलावा आंवले में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? बारबेडेस चेरी और आंवले में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन डी है दोस्तों, ये सूर्य की धूप से प्राप्त होता है अपन को। किससे दोस्तों? सूर्य की धूप से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। क्या दोस्तों? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में देसी गुलाब की खेती किस जिले में सबसे अधिक होती है? आपको बताना है देसी गुलाब की खेती कौन से जिले में सर्वाधिक होती है? उदयपुर, सिरोही, भरतपुर, अजमेर। तो दोस्तों कौन से जिले में देसी गुलाब की खेती सर्वाधिक होती है आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों अजमेर में है देसी गुलाब की खेती सर्वाधिक होती है। किसमें? अजमेर में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, पाले से निम्न में से कौन सी फसल अधिक प्रभावित होती है? फूल गोभी, टमाटर, गाजर, प्याज। तो देखिए पाले से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? टमाटर। कौन सा दोस्तों? टमाटर है पाले से सर्वाधिक प्रभावित होता है। आगे वाला क्वेश्चन है संतरा में पादप प्रवर्धन की कौन सी विधि उपयुक्त है? कर्तन, कलिकाइन, बीज द्वारा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बताना है संतरा में पादप प्रवर्धन की कौन सी विधि है वो उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कलिकाइन। कलिकाइन है दोस्तों, ये संतरा के लिए बेस्ट है। क्या है? कलिकाइन। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय। देखिए आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय आपको बताना है। तो देखिए जून, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी। तो आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय क्या है दोस्तों? आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय है जुलाई। कब? आम के पौधे लगाते हैं अपन जुलाई में, जबकि देखिए आम में फ्लावरिंग कब होती है? फरवरी में। आगे क्वेश्चन है उद्यान लगाने की विभिन्न विधियों में से मुख्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? इनमें से आपको बताना है उद्यान लगाने की विभिन्न विधियों में से मुख्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है? वर्गाकार, षटकोण, सीढ़ीनुमा, त्रिकोणीय। तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा वर्गाकार विधि। कौन सी विधि? वर्गाकार विधि है मुख्यतः अपनाई जाती है। सीढ़ीनुमा है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। आगे वाला देखिए, पुराने या आर्थिक रूप से कमजोर भाग को सुधारने हेतु प्रसारण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? देखिए पुराने या आर्थिक रूप से कमजोर भाग को सुधारने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? चोटी कलम बांधना या टॉप वर्किंग। कौन सी? चोटी कलम बांधना, टॉप वर्किंग विधि अपनाई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, नींबू वर्गीय फलों में फल झड़न समस्या को रोकने के लिए किस पादप वर्धी नियंत्रक का छिड़काव करते हैं? तो देखिए IBA, GA, इथ्रेल, 2,4-D। तो देखिए आप दोबारा देखिए, नींबू वर्गीय फलों में फल झड़न दोस्तों यानी फलों के झड़ने की समस्या पाई जाती है। तो उसके लिए देखिए कौन सा दोस्तों जो वर्धी नियंत्रक का छिड़काव करते हैं? तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? IBA, GA, इथ्रेल, 2,4-D। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2,4-D। अब आप समझेंगे 2,4-D वीड है, लेकिन देखिए 2,4-D है, इसकी यदि 20 ppm से कम मात्रा अपन लेते हैं तो वो काम करती है किसका दोस्तों? वो काम करती है दोस्तों हार्मोन का। और 20 ppm से यदि अधिक मात्रा लेते हैं तो वो काम करती है दोस्तों खरपतवार नाशी का। तो दोस्तों 2,4-D है, इसका राइट आंसर आएगा। किसमें? नींबू वर्गीय फलों में फलों की झड़ने की समस्या होती है, उसके लिए अपन 2,4-D का यूज करते हैं। बाकी देखिए 2,4-D का पूरा नाम मैंने भी बताया, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। आगे दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है, टमाटर में बसंत ग्रीष्मकालीन फसल के लिए नर्सरी में बीजों की बुआई कब करते हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी में और फरवरी में। तो दोस्तों कब करते हैं टमाटर में बुआई दोस्तों नर्सरी के लिए? तो दोस्तों वो करते हैं अपन जनवरी में। कब करते हैं? जनवरी में। कब करते हैं? जनवरी में। देखिए बसंत ग्रीष्मकालीन के लिए अपन जनवरी में है नर्सरी के बीजों की बुआई करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, प्याज की खरीफ फसल लेने के लिए उपयुक्त किस्म है। प्याज की खरीफ फसल लेना है तो उसकी उपयुक्त किस्म आपको बतानी है। पूसा रत्नाकार, अर्का कल्याण, अर्ली गैरनो और N53 यानी दोस्तों नियार 53। तो दोस्तों आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नियार 53। क्या होगा? नियार 53। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, पिछेती झुलसा रोग से फसलों को बचाने के लिए किसका स्प्रे करते हैं? दोस्तों पछेती झुलसा रोग होता है, उसके बचाव के लिए किसका स्प्रे करते हैं? 0.2% मेनकोजेब, 0.2% मेलाथियान, 0.2% इमिडाक्लोरपिड और 0.2% सल्फेस। तो दोस्तों पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए किसका स्प्रे करते हैं अपन? किसका छिड़काव करते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 0.2% मेनकोजेब। किसका दोस्तों? 0.2% मेनकोजेब। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आम की नियमित फल देने वाली किस्म है। सबको पता होगा दोस्तों आम्रपाली है, ये नियमित फल देने वाली किस्म है आम की। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय भूमि में किस फल की खेती सुगमता से की जा सकती है? दोस्तों जो अम्लीय भूमि होती है उसमें किस फल की खेती आराम से कर सकते हैं अपन? सीताफल, बेल,
अंजीर, अमरूद। तो दोस्तों कौन से फल की अपन खेती कर सकते हैं आराम से अम्लीय भूमि में? तो दोस्तों वो है अमरूद। अमरूद की खेती है दोस्तों अपन अम्लीय भूमि में आराम से कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में तुड़ाई उपरांत लगभग कितने प्रतिशत फल उपयोग से पूर्व नष्ट हो जाते हैं? तो देखिए 30%, 40%, 45%, 20%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 30%। यानी दोस्तों 20 से और 30%। तो दोस्तों इसका अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 30%। कितना दोस्तों? भारत में तुड़ाई उपरांत लगभग कितने प्रतिशत फल उपयोग से पूर्व नष्ट हो जाते हैं? 30% फल है दोस्तों जो उपयोग से पूर्व नष्ट हो जाते हैं तुड़ाई के बाद। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, जेली जमने में मुख्य कारक क्या है? तो सबको पता होगा जेली जमने के लिए मुख्य कारक क्या है? जेली जमने के लिए पेक्टिन मुख्य कारक है। आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तरी भारत में मटर की बुआई कब की जाती है? दोस्तों उत्तरी भारत है उसमें आपको मटर की बुआई बतानी है कि उत्तरी भारत में मटर की बुआई कब की जाती है। तो दोस्तों वो कब की जाती है? वो की जाती है दोस्तों उत्तरी भारत में मटर की बुआई अक्टूबर में। कब दोस्तों? अक्टूबर में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने जोन में विभक्त किया गया है? देखिए राजस्थान को जलवायु के आधार पर बताना है 5, 7, 9, 10। तो मैंने पहले बताया दोस्तों जलवायु के आधार पर राजस्थान को 10 जलवायु खंडों में विभक्त किया गया है। कितने में दोस्तों? 10 जलवायु जोन में विभक्त किया गया है। जबकि भारत की बात करें तो भारत को 15 जलवायु खंडों में बांटा गया है, जबकि राजस्थान को 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है। आगे वाला क्वेश्चन है, आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? देखिए दोस्तों आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर बतानी है। तो देखिए 400 से 500 ग्राम, 5 से 6 क्विंटल, 8 से 10 क्विंटल और 15 से 20 क्विंटल। तो दोस्तों आलू की बीज दर कितनी रखते हैं दोस्तों कंद की? दोस्तों वो रखते हैं 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और दोस्तों एक देखिए कंद होता है, कंद दोस्तों 3 आंख वाले कंद लेते हैं। कितने दोस्तों? 3 आंख वाले अपन कंद लेते हैं और एक कंद का जो वजन होता है 25 ग्राम होता है। कितना दोस्तों? 25 ग्राम। कितना होता है? एक कंद का दोस्तों वजन होता है 25 ग्राम और 3 आंख वाले कंद लेते हैं और कितने? 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। वैसे 15 से 25 भी ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर होगा 15 से और 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है कंद लेते हैं आलू के 1 हेक्टेयर बुआई के लिए। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंचाई की छिड़काव यानी दोस्तों सिंचाई की छिड़काव या बूंद बूंद यानी ड्रिप विधि से लगभग कितने प्रतिशत पानी की बचत होती है? देखिए सिंचाई यानी दोस्तों स्प्रिंकलर भी दे रखी है और ड्रिप भी, दोनों विधि से दोस्तों पूछ रहा है दोनों विधि से कितने परसेंट जल की बचत हो सकती है? तो देखिए 20%, 30%, 40%, 45%। तो देखिए दोनों विधि से कितनी परसेंट जल की बचत हो सकती है? आप बताइए कितने परसेंट हो सकती है? वो हो सकती है दोस्तों 45%। दोस्तों कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, देखिए दोनों विधि दे रखी है स्प्रिंकलर भी और ड्रिप भी, तो दोनों विधि से 45% जल की बचत होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, गिर गाय का उत्पत्ति स्थान है। देखिए गिर गाय का आपको उत्पत्ति स्थान बताना है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो देखिए गिर गाय है, गिर गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? बताइए देखिए गिर गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? गिर गाय का उत्पत्ति स्थान है दोस्तों गुजरात। कौन सा दोस्तों? गुजरात, काठियावाड़ गुजरात है गिर गाय का उत्पत्ति स्थान है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है दोस्तों, मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो मालवी का उत्पत्ति स्थान है मालवा, मध्य प्रदेश। क्या दोस्तों? मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। दोस्तों इनमें से आपको गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल बतानी है, जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन, थारपारकर, नागौरी। तो कौन सी है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? होलिस्टीन फ्रीजियन है दोस्तों सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। कौन सी? होलिस्टीन फ्रीजियन। दोस्तों अपना आगे वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वसा वाला दूध देने वाली नस्ल है। दोस्तों ये बताना है आपको कि सबसे ज्यादा वसा वाले दूध की नस्ल कौन सी है। दोस्तों सबसे ज्यादा वसा जिसके दूध में होती है वो वाली भैंस की नस्ल बतानी है आपको। देखिए इनमें से मुर्रा, नीली रावी, भदावरी, मेहसाना। तो देखिए ऑप्शन में से बताइए आप, देखिए कौन सी नस्ल है? तो आपको सबको पता होगा भदावरी है। भदावरी के दूध में सर्वाधिक वसा होती है और भदावरी का ओरिजिन क्या है? आगरा का दोस्तों। क्या दोस्तों? यूपी का आगरा जिला है। क्या दोस्तों? यूपी का आगरा जिला है, भदावरी नस्ल का ओरिजिन है और इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। कितनी दोस्तों? लगभग 13 से 14% इसमें वसा पाई जाती है भदावरी भैंस के दूध में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल आपको बतानी है, सिरोही, बारबरी, मारवाड़ी, जमनापुरी। तो देखिए सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? वो है दोस्तों जमनापुरी। कौन सी है? जमनापुरी। इसके अलावा बारबरी है, बारबरी दोस्तों बांध कर पालने योग्य बकरी की सेट नस्ल है, सिटी गोट के नाम से जानी जाती है। क्या दोस्तों? सिटी गोट के नाम से। इसके अलावा बकरी की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है दोस्तों जमनापुरी। इसका ओरिजिन क्या है दोस्तों? जमनापुरी का ओरिजिन है दोस्तों यूपी का इटावा जिला। क्या दोस्तों? आपको ध्यान रखना है जमनापुरी का ओरिजिन यूपी का इटावा जिला है। क्या है? जमनापुरी का ओरिजिन यूपी का इटावा जिला। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल बतानी है। तो सोनाडी, मालपुरा, चोकला, जैसलमेरी। तो देखिए सबसे अच्छा दोस्तों फाइन कारपेट ऊन कौन सी नस्ल से प्राप्त होता है? चोकला से। चोकला को राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं और चोकला का ओरिजिन क्या है? राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र। सोनाडी का ओरिजिन उदयपुर है और दोस्तों चरते समय है, इसके कान है जमीन को स्पर्श करते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे अच्छी कारपेट ऊन है चोकला नस्ल से प्राप्त होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? देखिए एंथ्रेक्स, रानीखेत, लंगड़ी,
खुरपका मुरपका। तो देखिए दोस्तों कौन सी बीमारी है जो मुर्गियों में होती है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और दोस्तों लगभग मैक्सिमम एग्रीकल्चर के एग्जाम है उनमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, मुर्गियों की दोस्तों कौन सी बीमारी है, रानीखेत। रानीखेत बीमारी है दोस्तों, ये मुर्गियों में होती है। कौन सी दोस्तों, रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होती है। खुरपका मुंहपका रोग है दोस्तों, ये वायरस या विषाणु द्वारा होता है, ये भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। एंथ्रेक्स है दोस्तों, पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाला रोग है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, दुग्ध बुखार किसकी कमी से होती है। देखिए दोस्तों दुग्ध बुखार बताना आपको, दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, पोटेशियम। तो दोस्तों दुग्ध बुखार है कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों दुग्ध बुखार है कैल्शियम की कमी से होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं। थनैला, दुग्ध, खूनी पेचिश, गलघोटू। तो दोस्तों ऐसी कौन सी बीमारी है इनमें से जिसके बचाव के टीके लगाए जाते हैं। तो देखिए थनैला, दुग्ध बुखार, खूनी पेचिश, गलघोटू। तो दोस्तों जो गलघोटू बीमारी है उसके बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। कौन सी बीमारी के लिए, गलघोटू के लिए टीके लगाए जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी दवा पशुओं में विरेचक का कार्य करती है। कौन सी दोस्तों, इनमें से कौन सी दवा पशुओं में विरेचक का कार्य करती है। अरंडी, एल्कोहल, कपूर, नीलाथोता। विरेचक का कार्य बताना दोस्तों, इनमें से कौन सी दवा है जो विरेचक का कार्य करती है। तो आपने ऑप्शन देख लिया होगा। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा, अरंडी है। अरंडी है ये विरेचक का कार्य करती है। जबकि एल्कोहल है, एल्कोहल हो गई दोस्तों, ये क्या करती है दोस्तों, ये उत्तेजक का कार्य करती है। एल्कोहल, कपूर, कैफीन ये दोस्तों उत्तेजक का कार्य करती है। जबकि अरंडी है ये क्या करती है दोस्तों, विरेचक का कार्य करती है। आगे दोस्तों इन निम्न में से जीवाणु रोधक के रूप में काम ली जाती है। दोस्तों इनमें से जीवाणु रोधक के रूप में जो काम ली जाती है वो बताना है। फिनाइल, अरंडी का तेल, कपूर, एल्कोहल। तो फिनाइल है, फिनाइल दोस्तों जीवाणु रोधक के रूप में उपयोग में ली जाती है। कौन सी, फिनाइल जीवाणु रोधक के रूप में उपयोग ली जाती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एक दिन के मुर्गी के चूजे को किन बीमारियों का टीका लगाया जाता है। एक दिन का यदि मुर्गी का चूजा है तो दोस्तों उनको किन का टीका लगाया जाता है, कौन सी बीमारी का टीका लगाया जाता है। रानीखेत, चेचक, खूनी पेचिश, गंभोरो। तो दोस्तों कौन सी बीमारी का टीका लगाया जाता है, रानीखेत का। कौन सी बीमारी दोस्तों, मुर्गियों में बहुत कॉमन बीमारी है तो दोस्तों रानीखेत बीमारी का टीका लगाया जाता है एक दिन के चूजों को। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है। दोस्तों भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका ओरिजिन गुजरात है। भदावरी, नीली रावी, जाफराबादी, मुर्रा। तो आपको पता होगा देखिए मुर्रा का ओरिजिन तो क्या है, पंजाब हरियाणा है। जाफराबादी का ओरिजिन है दोस्तों, जाफराबादी का ओरिजिन क्या है, जाफराबादी का ओरिजिन है दोस्तों गुजरात। और जाफराबादी है दोस्तों, जाफराबादी है, इसका शरीर ढीला ढाली होता है और दोस्तों हाथी की तरह ये दिखती है, इसलिए जाफराबादी को मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, आपको ध्यान रखना है कि जो जाफराबादी नस्ल है इसका ओरिजिन गुजरात है और इसको मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भदावरी का दोस्तों, भदावरी में सर्वाधिक बसा पाई जाती है और भदावरी का ओरिजिन क्या है दोस्तों, यूपी का। दोस्तों क्या है दोस्तों, यूपी का आगरा जिला है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीलाथोता का उपयोग पशु में किस कार्य के लिए किया जाता है। दोस्तों नीलाथोता है, इसका उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है, उत्तेजक, कृमिनाशक, विरेचक, जीवाणुनाशक। तो दोस्तों जो नीलाथोता है, नीलाथोता का उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं दोस्तों, नीलाथोता का उपयोग करते हैं दोस्तों अपन किसके लिए दोस्तों, कृमिनाशक के लिए। किसके लिए, कृमिनाशक के लिए। किसके लिए करते हैं दोस्तों नीलाथोता का उपयोग, कृमिनाशक के लिए। आगे मेहसाना नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस से तैयार की गई है। मेहसाना नस्ल है दोस्तों, मेहसाना नस्ल का क्रॉस बताना है। तो देखिए मेहसाना किसके क्रॉस से तैयार की गई है, मुर्रा इंटू सूरती। आपको ध्यान रखना है मेहसाना है मुर्रा इंटू सूरती के संकरण से दोस्तों बनी है। क्या दोस्तों, मुर्रा इंटू सूरती के संकरण से बनी है मेहसाना। और मेहसाना का ओरिजिन क्या है दोस्तों, मेहसाना का ओरिजिन है दोस्तों गुजरात। क्या है दोस्तों, मेहसाना का ओरिजिन गुजरात है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपने 40 क्वेश्चन पहले सोल्व कर लिए थे इसी में, एग्रीकल्चर और उसके जीके और हिंदी के, और ये अपने एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए अपना 56 क्वेश्चन है, निम्न विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। इनमें से दोस्तों कौन सी ऐसी नस्ल है जिसमें सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, जर्सी, होलिस्टन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, रेड डेल। तो दोस्तों कौन सी नस्ल है, ये सब गाय की नस्ल है जिनमें से सबसे ज़्यादा है वसा की मात्रा पाई जाती है इनमें। तो दोस्तों आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों जो जर्सी गाय की नस्ल है, जर्सी गाय की नस्ल में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है, जबकि होलिस्टन फ्रीजियन है सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की गई है। अविकालीन भेड़ की नस्ल है किससे तैयार की गई है वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों चोकला इंटू मेरिनो, मारवाड़ी इंटू रेम्बुलेट से, और मालपुरा इंटू रेम्बुलेट से, और मालपुरा इंटू कराकुल से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरा, यानी मालपुरा इंटू रेम्बुलेट से। किससे दोस्तों, मालपुरा इंटू रेम्बुलेट से अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की गई है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, दराती नुमा सींग किस नस्ल की पहचान है। देखिए दराती नुमा सींग किस नस्ल की पहचान है, सबको पता होगा दोस्तों, हाशिया दराती आकार के जो सींग होते हैं किस भैंस की नस्ल है, कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके दराती आकार के सींग होते हैं। तो दोस्तों कौन सी नस्ल है, ये सूरती नस्ल है। कौन सी दोस्तों, सूरती नस्ल है जिसके कैसे होते हैं, सूरती या दराती आकार के होते हैं। मुर्रा के सींग है जलेबी आकार के होते हैं। कैसे दोस्तों, मुर्रा के सींग है जलेबी आकार के होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पशुओं में आयु का अनुमान लगाया जाता है। देखिए पशुओं में आयु का अनुमान किससे लगाया जाता है, दांत से,
चमड़ी से, खुर से, पूंछ से। तो दोस्तों पशु में आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है दांत देखकर, क्योंकि दांत से है सबसे अपन को बेस्ट तरीका, अपन पता लगा सकते हैं पशु की एक्चुअल आयु। किससे? दांत से। आगे देखिए, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? तो दोस्तों ऐसी भैंस का नस्ल, ऐसी किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका है वो बताना है। तो देखिए, मुर्रा, मेसाना, जाफराबादी, नीली रावी। तो दोस्तों कौन सी ऐसी भैंस की नस्ल है जिसके सिर पर टीका होता है? तो देखिए, मुर्रा, कौन सी नस्ल है दोस्तों? नीली रावी। कौन सी? नीली रावी भैंस है, इसके सिर पर टीका होता है। कौन सी दोस्तों? नीली रावी है, नीली रावी के भैंस के सिर पर टीका होता है। तो दोस्तों अपने टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 60 एग्रीकल्चर के और 40 जीके और हिंदी के। तो दोस्तों आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही जाते हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत गए। इतना है दोस्तों आज की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।